हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था, आज मैं न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रीपोजिशन। तो हम आज बात करने वाले हैं, आपका टॉपिक जो है हमारा प्रीपोजिशन है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट चैप्टर, एडवर्ब चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं और एडजेक्टिव चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपना सेशन होने वाला है वो आज न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। तो मैं आपका बिना टाइम खराब किए अपने सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रीपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो हम यहाँ पे पहले जानेंगे प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। इसका प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन। किसकी पोजीशन बता दे? नाउन या प्रोनाउन की। जो प्रीपोजिशन है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। जो प्री मतलब पहले आकर किसकी स्थिति बता दे? नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताते, वो क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई? मैं यहाँ पे अभी बेसिक में आपसे बात कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब बाद, स्थिति। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। किसकी स्थिति बता दे? नाउन और प्रोनाउन की। ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की स्थिति बता दे वो क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। बस आपको ये बात माइंड पे ध्यान रखनी, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन देता है, उसकी नाउन प्रोनाउन की स्थिति बताता है, ठीक है। और जो प्रीपोजिशन के नाउन या प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपको ध्यान रखना। बट नाउन और प्रोनाउन की स्थिति, पोजीशन बता देगा हमारी कौन? प्रीपोजिशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आगे जो मैंने बात बताया वही बात आपको यहाँ पे डिफिनीशन पे लिखी हुई है। सभी लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? मैं एक बार रीड करता हूँ और सभी लोग रीड करें। लिखा हुआ है प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द या शब्द का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बता देता है। वो क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन होता है। एक बार फिर से मैं करता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या समूह का वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, पहले मतलब यूज कर हम उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बताता हो, मतलब रिलेशन बताता हो। वो क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन होता है। अब मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से ये क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको ये देखना है कि एक एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच जानना है। ये हमारा कैसा वर्ड है, ये क्या है, ये क्या, सब एक एक जानना है, तभी आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। अब यहाँ पे जो देयर, THERE, ये क्या है? आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। कौन सा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जो इज हेल्पिंग वर्ब आई है ना, ये किसके लिए आई है? जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पे क्लियर किया था,
यहाँ पे आ कैट का जो THERE देयर होता है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो ये THERE देयर के अनुसार नहीं आती। जो वर्ब के बाद, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर क्या होता है, हमारा डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो वर्ब इज आई है आ कैट मतलब एक तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आई, इज आपकी आई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे इज आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे सिटिंग है। सिटिंग मतलब इस कॉन्टिन्यूअस में है, तो सिट का सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब हो गई। ठीक, अब यहाँ पे अंडर द टेबल आपका क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन। द आर्टिकल आ गया, मतलब डेफिनेट करते उसको, निश्चित करते वो टेबल के अंडर यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नाउन यहाँ पे क्या है, टेबल, इसके पहले शब्द का प्रयोग हुआ आपका अंडर, प्रीपोजिशन अंडर प्रयोग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देयर इज अ कैट सेटिंग अंडर द टेबल आपका मैंने कहा था नाउन है। नाउन या प्रोनाउन शब्द से पहले आपका क्या प्रयोग हुआ, प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध बता देता है। तो ये आपका अंडर यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन, नाउन से पहले यूज हो गया। ठीक है, अब जो कैट थी, हमारी कैट थी, वो सेटिंग थी। कहाँ पे सेटिंग थी, कहाँ पे वो बैठी थी, उसकी स्थिति कहाँ पे है, अंडर द टेबल के नीचे। टेबल आपका क्या है, नाउन, और जो उसकी सिटिंग जहाँ पे बैठी वो क्या, उसकी स्थिति है। और कौन बैठा है, कैट, बिल्ली, अंडर द टेबल, नीचे। कैट की स्थिति बता रहा, अंडर, प्रीपोजिशन, समझना, समझ में आया? इसलिए यही बात आपको समझ जानी थी, हमें समझ में आई। अगर एक बार नहीं समझे फिर से मैं बताऊँ, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे अंडर आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन, टेबल आपका क्या हुआ, नाउन, सिटिंग आपकी स्थिति, कहाँ पर बैठे हो, सिटिंग है, सिटिंग बैठे, कौन बैठा, कैट बैठा, कौन बैठा, कैट, बिल्ली, किसके नीचे, टेबल के नीचे। तो टेबल आपका क्या, उसके नीचे बैठी ना, उसकी स्थिति अंडर द टेबल, तो यही आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस वर्ड के या अन्य वर्ड से क्या बता दे, उसका रिलेशन या संबंध बता दे, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। वही बात यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर लिखी हुई एग्जाम्पल, वही सेकेंड नंबर है और वही आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अस आपका क्या हुआ, वी का ऑब्जेक्टिव की अस यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, ये बात आपको। अब यहाँ पे ओवर आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन। रूफ मतलब, रूफ का मतलब क्या होता है, जो आपकी छत होती है। ठीक, समझ में आ गई? ये बात आपको समझनी थी यहाँ पे। ये एग्जांपल आप अच्छे से देखें, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि और भी एग्जांपल है जो वो आपको समझने हैं। क्योंकि एक एग्जांपल मैंने समझाया, उसी तरीके हमारे एक दो एग्जांपल और है, तो वो आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो बात आपको समझना है, क्योंकि वो एक इजी लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ और अच्छे वे में वो बात आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा नोट पॉइंट है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नोट पॉइंट हमारा क्या है। नोट पॉइंट आपसे ये कहता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग, जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता। अब आपको ये बात समझनी है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ना, वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं प्रयोग हो सकती है। बट क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? मैंने तो अभी आपको बताया क्या, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अदर वर्ड से क्या करता हो, बताता हो। मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे नोट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। बट क्यों नहीं हो सकता, अब एग्जांपल से ये मैं बात आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करूंगा। एग्जांपल नंबर यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ हु वाज ही टॉकिंग टू। हु वाज ही टॉकिंग टू,
अब यहाँ पे देखो हु आपका क्या हुआ, यहाँ पे हु क्या हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। बट यहाँ पे जो हु है ना ये आपका क्या होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये आपका हु यहाँ पे क्या हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड हुआ, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आपके। तो हु आपका क्या हुआ यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, इसके बाद क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके बाद नाउन होता तब हमारा ये क्या होता रिलेटिव प्रोनाउन होता। ठीक, ये बात आपको समझ। अगर जब हमारा हु कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो दो क्लॉज को जोड़ता है तब वहाँ पे हु यूज हो जाता है। ठीक, ये भी बात आपको समझनी थी। तो हु यहाँ पे हमारा क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में। इसके बाद ही आपका क्या हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आई सिंगुलर है। अब यहाँ पे प्रेजेंट उसमें जा रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वर्ब की आईएनजी फ्रॉम टॉकिंग। वर्ब की आईएनजी फ्रॉम यहाँ पे क्यों आई है, इसलिए आई है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस नहीं है, किसमें एक्टिव वॉइस में, तो इसलिए इसके साथ टॉकिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टू, अब यहाँ पे टू आपका क्या हुआ प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद भी क्या है प्रीपोजिशन। ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले भी हमारा प्रीपोजिशन, ऐसा नहीं हो सकता, वर्ब के बाद भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। वही आपकी सेकेंड नंबर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं, ही डज नॉट, ही सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, डज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, नॉट नेगेटिव, हैव अ पेन। हैव आपका यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव क्या कर रहा मेन वर्ब का रूप काम कर रहा, क्योंकि हैव जो होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव क्या होती है हैव होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हैव होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है हैड होती है। हैव हमारा क्या है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, न कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव यूज हुआ है। हेल्पिंग रूप में जो यूज हुआ है यहाँ पे डज यूज हुआ है, ये बात आपको समझनी, ये बात आपको गलती नहीं कर देनी है। ठीक है, तो हैव की जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, हैव की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है हैड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है हैड होती है। तो हैव यहाँ पे डू या डस आए, इसके बाद वर्ब की क्या की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझनी, ये आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आ पेन टू राइट विथ। आ पेन, यहाँ पे पेन क्या है नाउन है, आर्टिकल इसके लिए है। ठीक है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, इसके बाद भी आपका क्या हुआ प्रीपोजिशन विथ यूज हुआ। टू राइट, किससे राइट कर रहे थे, पेन से राइट कर रहे थे। जब भी हम किसी औजार या हथियार से लिखते हैं ना तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है टू आता है। यहाँ पे पेंसिल लिख जाता जब भी प्रीपोजिशन टू आता, यहाँ पे वर्ब थी इसलिए यहाँ पे टू आता। टॉकिंग टू, टॉक टू मी, टॉकिंग टू यू, टॉक टू यू, टॉक टू यू बोलते हो, टॉक के साथ प्रीपोजिशन टू, इसलिए यहाँ पे टू। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो नाउन प्रोनाउन के पहले भी नहीं यूज हो सकती, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश में 99% ये मान लो आपके कॉन्सेप्ट, 1% आपका अपवाद होता ही होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। ठीक, आई होप, आशा करते हैं आपको ये बेसिक जानकारी हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और अगले पॉइंट पे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाक से देखते हैं अगला हमारा पॉइंट आपसे क्या कहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। जो आपके कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं ना उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो आपके कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड, कि हम यहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे, एमंग का यूज करें, बिसाइड या बिसाइड्स कैसे यूज करें, बिसाइड और बिसाइड्स, ये क्या होते हैं कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं कि बिसाइड यूज करें या बिसाइड्स यूज करें, क्या मतलब होता है क्या नहीं होता, हम एक एक के बारे में यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा बिटवीन और एमंग के बारे में जानेंगे, अक्रॉस और थ्रो के बारे में जानेंगे, इन और इनटू के बारे में जानेंगे, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बारे में जानेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर जानेंगे, ऑन और अपॉन के बारे में यहाँ पे अच्छे से क्लियर करूँगा वन बाय वन, इन और विद इन के बारे में जानेंगे, एट और इन का यूज़
कैसे होता है प्रीपोजिशन। फॉर और सिंस के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ऑन और ओवर का मतलब क्या होता है। बाय और विथ का मतलब क्या होता है। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ इसका मतलब क्या होता है। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट इसका मतलब क्या होता है। इनके हम एक एक के बारे में यहाँ पे बेसिक डिटेल से और हाई लेवल हम इसके अच्छे कॉन्सेप्ट तक मैं जाऊँगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारा एक लंबा टॉपिक है और इसको मैं बहुत स्लोली पढ़ाने वाला हूँ और आराम से चलूँगा और हर एक पॉइंट पे मैं आपकी बात यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो पहला आज हम यहाँ पे लेते हैं एमंग और बिटवीन के बारे में। कौन से लेते हैं। एमंग और बिटवीन के बारे में यहाँ पे देखें। ठीक है, तो फटाक से मैं क्या करता हूँ वहीं मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपका लिया क्या, एमंग और बिटवीन। कौन से प्रीपोजिशन चल रहे, कंफ्यूजिंग पेयर वाले प्रीपोजिशन। उसमें से मैंने पहले कौन सा उठाया, एमंग और बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं समझाने से पहले मैं थोड़ा पहले आपको इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं पेन को चेंज करूँ फिर मैं जानकारी दूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एमंग। ठीक, यहाँ पे वर्सेस बिटवीन का शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बिटवीन ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है एमंग। एमंग का मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा। अगर दो से अधिक सेंटेंस जब आप रीड करोगे ना, अगर उस सेंटेंस में दो से अधिक पर्सन, व्यक्ति या किसी के बारे में वहाँ पे बात करें दो से अधिक, तो हम उसमें प्रीपोजिशन एमंग का यूज़ करेंगे। अगर वर्सेस टू बिटवीन, बिटवीन सिर्फ ओनली दो के लिए यूज होता है। किसके लिए, दो के लिए। बिटवीन जो होता है ना वो दो के लिए यूज होता है। जो एमंग होता है वो दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, वहां पे हम एमंग प्रीपोजिशन का यूज करें। बट बिटवीन जो होता है ना वो सिर्फ दो, ओनली टू के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। ठीक, अब जो बात मैंने अभी आपको समझाया वही बात यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। ठीक, तो हम यहाँ पे एक एक के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ पहला एमंग। एमंग का मैंने बताया प्रयोग आपका दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ एमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। A lot of cooperation is needed among the different states to combat nationalism। क्या a lot of का मतलब क्या था, बहुत सारे। कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन चला जा रहा है, इज नीडेड आवश्यकता, among the different states मतलब जो अलग अलग राज्य, टू कॉम्बैट नेशनलिज्म। तो मतलब इसमें आप समझ पा रहे हैं सेंटेंस में कैसी मीनिंग यहाँ पे लिख कर रही है, समझ पा रहे हैं। अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन, जो लॉट ऑफ थी कॉपरेशन, बहुत सारी जो कोऑपरेशन थी वो नीड तो आवश्यकता थी किसको, डिफरेंट स्टेट मतलब हर एक राज्य को आवश्यकता थी। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा बात कर रहा ना, इसलिए यहाँ पे एमंग का हमारा यूज हुआ है, ना कि बिटवीन का यूज हुआ। समझ पाए, आई होप आशा करते हैं ये एग्जांपल आप समझ पाए। यहाँ पे अ लॉट ऑफ को मतलब बहुत सारे, कोऑपरेशन चला जाए, इज नीडेड किसकी आवश्यकता थी, इन डिफरेंट स्टेट्स मतलब डिफरेंट का मतलब समझते हैं अलग अलग राज्य, स्टेट्स का मतलब क्या था, राज्य, टू कॉम्बैट नेशनलिज्म जरूरत थी। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए हो रहा तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग होगा। दो से ज़्यादा बात कर रहा, सीधी सी बात एमंग, ना कि बिटवीन। बिटवीन सिर्फ दो के लिए, एमंग दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देखता हूँ। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल यहीं पे लिखा हुआ है क्या, ऑल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड
among the beggars। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये सब्जेक्ट कैसा प्यूलर, तो वर्ब कैसे प्यूलर, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो आंसर ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, बांटना एक तरीके से। द बेगर्स, जो भिखारियाँ थे, जो भिखारी थे उनको आंस बांटा गया, जितने भी थे, पता नहीं 2 थे कि 3 थे 4 थे, नहीं पता चल रहा, मतलब बहुत सारे होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक एक को दिया गया वहाँ पे। तो एक से ज़्यादा हो रहा, एक से ज़्यादा हो रहा था, एमंग का यूज़ होगा यहाँ पे, ना कि बिटवीन का। सीधी सी बात, बस आपको सेंटेंस की मीनिंग समझनी है। सेंटेंस में 2 की बात कर रहा है या 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, बस ये बात आपको सेंटेंस की मीनिंग, सेंटेंस जब आप रीड करोगे ना तो वहाँ पे आपको मीनिंग, उसका सेंस वहाँ पे पता लगेगा। सेंटेंस को आप रीड करोगे तभी आप उसकी सेंस और उसकी मीनिंग फाइंड आउट कर पाओगे। अगर सेंटेंस को आप रीड नहीं करते हो ना तो उसकी मीनिंग आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, उसके मतलब वहाँ पे सेंटेंस का नहीं समझ पाओगे, और वहाँ पे बिटवीन और एमंग में यूज करने से आप क्या कर बैठोगे, वहाँ पे गलती कर बैठोगे। सेंटेंस को आप 100% रीड करना है। सेंटेंस में अगर 2 की बात करेगा तो बिटवीन, अगर 2 से ज़्यादा तो एमंग की यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, हर एक को दिया जा रहा था, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है कंडीशन, यहाँ पे एमंग आएगा ना कि बिटवीन का आएगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तीसरे नंबर एग्जांपल में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा एमंग। जैसे कि लिखा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीचरों में बांटा गया, स्वीट्स का मतलब क्या, मिठाइयाँ। जो आपके स्कूल में जो टीचर थे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उन्हें बांटा गया, क्या बांटा गया, मिठाइयाँ। जितने भी टीचर थे उनको सबको वहाँ पे मिठाइयाँ दी गई। तो 2 से ज़्यादा हो रहा, 2 तो टीचर होंगे ना स्कूल में, 2 से ज़्यादा ही टीचर होते हैं। एक मैथ का होता है, एक फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है, एक इंग्लिश का, 2 से ज़्यादा ही टीचर होते हैं, 2 होते नहीं हैं। तो उनको जितने भी टीचर आपके थे उनको हर एक को क्या कर रहा था, वहाँ पे स्वीट जो मिठाइयाँ थी आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, दिया जा रहा था। तो ज़्यादा हुए 2 से ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एमंग का यूज़ हुआ, ना कि बिटवीन का। समझ में आई। और प्रीपोजिशन के बाद मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि नाउन या प्रोनाउन का जो केस आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जो वर्ब के बाद जो आपका नाउन प्रोनाउन का केस आता है वो भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये मैंने बात आपको अच्छे से क्लियर किया था। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब है जीरेंड फॉर्म में, अगर कोई वर्ब है जीरेंड फॉर्म में, तो वो जीरेंड फॉर्म में जो वर्ब है ना प्रीपोजिशन के बाद, वो किसका काम करती है, नाउन या प्रोनाउन का। किसका, नाउन या प्रोनाउन का काम करती है, किसके साथ, नाउन प्रोनाउन, बट वो होता किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। ये बात आपको समझाया था मैंने, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे बिटवीन के बारे में। आई होप, आशा करते हैं आपको एमंग के बारे में अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। और हम यहाँ पे आज बात करेंगे, आप बिटवीन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको एमंग की बात अच्छे से सेंटेंस में मैंने एग्जाम्पल से अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और बिटवीन में हर एक अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं स्लोली चलूँगा और प्रीपोजिशन थोड़ा चैप्टर लंबा है, तो इसके लेक्चर कम से कम 5 या 6 लेक्चर होंगे, क्योंकि हर एक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। और आपको एग्जाम्पल विथ यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलूँगा और अच्छे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बिटवीन, जो बिटवीन मैंने आपको बताया था वो सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, 2 के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिटवीन का केस रह जाता है ना, ये मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा और अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बिटवीन का यूज़ सिर्फ 2 के लिए होता है, इतनी बात आपको समझ लेना। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी अच्छा क्लियर करा देता हूँ, फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड, जो मैच था ना वो खेला जा रहा था, विल बी प्लेड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा था। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 लोग हुए, 2 टीम हुई, तो 2 के लिए कौन यूज होता है,
बिटवीन यूज होता है ना कि एमंग का, तो इसलिए यहाँ पे एमंग नहीं यूज हुआ, बिटवीन प्रीपोजिशन। अगर दो से ज़्यादा होते ना तो हम यहाँ पे एमंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, उनमें से पारस्परिक संबंध होते हैं। कौन कौन से? म्यूचुअल हो गया, रिलेशनशिप। म्यूचुअल अगर रिलेशनशिप की बात करेगा ना तो वहाँ पे हम बिटवीन का दो से अधिक के बारे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ टूर्नामेंट, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच। म्यूचुअल रिलेशन बता रहा, म्यूचुअल रिलेशन बता रहा है, पारस्परिक संबंध है, तो वहाँ पे हम दो से ज़्यादा के लिए बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा अपवाद केस है, ठीक। ये बात आपको समझ, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज हुआ। अब यहाँ पे सेकंड नंबर, देयर इज एन एलियंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। यहाँ पे थ्री है, दो से ज़्यादा किसके लिए यूज होता है? थ्री यूरोपियन और नेशंस है, लेकिन मैंने क्या बताया, दो से ज़्यादा के लिए एमंग। बट यहाँ पे कौन सा आ रहा है? म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध आ रहा है। पारस्परिक संबंध जिससे आता है ना उसके साथ बिटवीन भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे दो से अधिक क्यों ना हो, ठीक। बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब यहीं पे थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बिटवीन का पूरा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज नो एनिमिटी हिम एंड मी। बिटवीन के बाद मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, मी का आई, यहाँ पे ना कि तुम्हारा ही और एंड आई होगा, ठीक। अब यहाँ पे बिटवीन के बाद आपका कंजक्शन कौन यूज होता है? एंड यूज होता है। बिटवीन का पेयर किससे बनता है? कंजक्शन। एंड का बनता है फ्रॉम का, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, फ्रॉम का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है? टू से बनता है कंजक्शन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जांपल, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन कंजक्शन हुआ, बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, यहाँ पे एंड आया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसे आता है? प्लूरल फॉर्म में आता है। जो बिटवीन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आपका आएगा वो किस में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। क्यों प्लूरल फॉर्म में आएगा? क्योंकि बिटवीन दो के लिए बताता है, इसलिए नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। तो बिटवीन द कंट्रीज, आपका कंट्रीज क्या हुआ? नाउन हुआ, क्योंकि प्लूरल हुआ, क्योंकि बिटवीन दो के लिए बता रहा है, दो के लिए तो दो से एक से ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा होगा तो नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है, ठीक। एमंग द स्टूडेंट्स आपका नाउन कैसा आ गया? प्लूरल आएगा। बिटवीन देम आपका नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। बट यहाँ पे अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया, बिटवीन जो आपका होगा वो अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव केस लेता है, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखेंगे बिटवीन के साथ प्लूरल आपका प्रोनाउन तो आया, बट यहाँ पे क्या आएगा? देम आएगा। दे अगर लिख देंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है नाउन प्रोनाउन का। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देम है, ना कि दे करेंगे, ये बात आपको समझना। यहाँ पे द कंट्रीज ऑब्जेक्ट के रूम में हो रहा है यूज, ये बात आपको समझना है। लेकिन आएगा कैसा? प्लूरल आएगा, बस इतनी सी बात आपको समझना। अब यहाँ पे देखो बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता। बिटवीन के बाद हम ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करते, ये बात आपको ध्यान रखना। बिटवीन के बाद हम ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करते, ये बात आपको समझ लेना, ठीक। ये बात आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। अब जो एमंग और अमंगस्टेड में जो अंतर है, आपका डिफरेंस है ना, उसके बारे में हम कल बात करें। आज के सेशन क्या करते हैं अपना, हम यही एंड करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, मैंने प्रीपोजिशन की बेसिक क्लास आपके ली है और अच्छे से मैंने प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया, एक एक के पॉइंट के बारे में यहाँ पे क्लियर किया।
और यहाँ पे एक मैंने रूल आपसे भी डिस्कस किया, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन के बिटवीन और एमंग के बारे में मैंने आपसे अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। और जो एमंग और अमंगेस्टेड है ना, उसके बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। और आज का टॉपिक अपना अगले दिन स्टार्ट होगा, इसी से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। और आप जैसे कि मेरा चैप्टर जो हमारा एडवर्ब का हो चुका है, उसके क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस में दिया था आपको, तो वो आई होप आशा करते हैं सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया। अगर कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका जो हमारा है वो कमेंट बॉक्स में आप कर देना है। जिस लेक्चर में जितने भी आपके एडवर्ब के लेक्चर है उसमें आप कमेंट कर दोगे, तो वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन का डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँ। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप डाउट अपना डाल सकते हैं और मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के सेशन अपना यही करते हैं, तो सभी लोग मस्त आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद सोल्जर।